थैंक यू सो मच। हैप्पी विमेंस डे आप सभी को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम हर दिन महिला दिन सेलिब्रेट करें। और महिला के ऊपर हम ये प्रेशर ना डालें कि वो एक परफेक्ट औरत है, वो सब करती है, सबको देखभाल करती है, क्वाइटली करती है बिना कंप्लेन का। तो उसके लिए हम उसके आभार है। हम एक्चुअली उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप चुप नहीं बैठो, आप अपना आवाज उठाओ। आप जो 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 हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आप जोर जोर से बोलो। तो उस कारण हमें उनको हर दिन उनको सक्षम बनाना चाहिए ताकि वो बात करे। मेरा नाम एडवोकेट ऑड्री डिमेलो है। मैं मजलिस नाम के संस्था से पिछले 15 साल से जुड़ी हैं। मजलिस ये जो एनजीओ है पिछले 30 साल से महिला और बच्चे को जो हिंसा होती है उनको अपने एक्सेस टू जस्टिस कैसे दिला सकते इसकी कोशिश हम करते हैं। हमारी जो फाउंडर है एडवोकेट फ्लेविया एग्नेस, वो पिछले 40 साल से विमेन्स मूवमेंट से जुड़े हैं। और आपको पता है कि 1980 पूरे 1980s एक बहुत इम्पोर्टेंट डेकेड था जिसमें महिला को तरह तरह के लॉज मिले हैं। घरेलू हिंसा 1983 में हमें एक कानून मिला है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्राइम। और उसके लिए आईपीसी में एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया था जिसका नाम है 498A, जिससे अगर कोई हस्बैंड या उसके परिवार एक महिला के ऊपर फिजिकल या मेंटल टॉर्चर करते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये पहले बार 1983 में ऐड हुआ। उसके अलावा अलग अलग कानून, रेप लॉ में अमेंडमेंट्स आ गए 1983 में। उसके बाद हमें पीसीपी एनडीटी एक्ट जो विमेन फीटिसाइड को जो हम नाश कर देते हैं हमें, और लड़कियां नहीं चाहिए इसलिए हम सेक्स सिलेक्शन टेस्ट करके हम अबॉर्शन करते हैं, उसके खिलाफ कानून, लेबर लॉज में कानून, तरह तरह के कानून हमें 1980s 90s में मिले हैं। लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल में देखते हैं, तो अगर हम एक्सेस की जस्टिस की बात करते हैं तो वो एक्सेस टू जस्टिस दिलाने में हमें लोग चाहिए ग्राउंड पे। और अगर वो लोग, वो फिर एनजीओज हो या कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स हो या जैसे मैम ने कहा सखी हो, जो भी हो, वो जब तक वो औरत को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आप एक्सेस टू, ये राइट है आपका, आप ये वायलेंस को सहन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हक है, और वो हक दिलाने में आपको हम मदद करेंगे, तब तक वो औरत वो जर्नी नहीं कर सकती है। और इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और रहेगा। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि लॉ जो है ना, कानून जो है, वो सिर्फ किताबी है, वो अच्छे से बना हुआ है लेकिन वो बुक्स में रहती हैं। और उसको अगर आपको एक्चुअली वो औरत तक पहुंचाना है तो हमें बहुत बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे देश में औरतों के लिए सबसे अच्छा कानून है, और मैं एज अ लॉयर कह सकती हूँ कि ये हकीकत है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, सेक्सुअल वायलेंस के लिए जो कानून, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए जितने भी कानून हैं, मुझे सही में लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा जो कानून है वो इंडिया में है औरतों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा भी औरतों के ऊपर इंडिया में ही होती है। तो वो क्यों है? ये इसलिए है कि औरतें वो एक्सेस टू जस्टिस लेने में या पहुंचने तक बहुत हार मानती हैं। हम औरतों को बचपन से ऐसे ऐसे रेस करते हैं, ऐसे कन्विंस करते हैं कि आपको
अच्छी औरत बननी चाहिए। और अच्छी औरत का एग्जाम्पल ये होता है कि आप कम बात करो, आप ज्यादा जोर से मत बोलो, आप अपने बैठने का तरीका ऐसे रखो, आप बाहर नहीं जाओ, आप पढ़ के मतलब एक गुड औरत आप रहो, तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो जब हिंसा होती औरत पे, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो फट के उठ उठ जाएगी और कंप्लेन करेगी और पुलिस तक पहुंच जाएगी और उसका केस रजिस्टर होगा? ये नहीं होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप सह लो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप इग्नोर कर दो। तो औरतों का जो बैठने का जो तरीका भी है ना, वो एक एकदम क्लोज तरीका है, और ये हमें, ये अच्छी औरत का एक ये है, रूप है, कि आप एकदम मतलब बंद होके आप रहो। और फिर जब औरत की शादी होती है, तो मैरिज मैरिज के ऊपर जो प्रेशर है कि आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट एक जर्नी है आपका, सभी को शादी करनी है और सभी को शादी निभानी है, और ये मैरिज को बचा के रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैरिज को बचाते बचाते वो क्या क्या सहन कर लेती है, क्योंकि अगर वो कुछ बोले भी, अगर वो समझो कि वो पता है उसको हिंसा हो रही है मेरे ऊपर और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तो वो कहाँ जाएगी? हम बोलते हैं कि हाँ आप कोर्ट में आओ, हम आपको एक्सेस की जस्टिस दिला देंगे। लेकिन ये जो प्रश्न आती है, जो हम केसेस चलाते हैं इतने सालों से, तो मैं सुनती हूँ कि औरत ये पूछती है कि मैं कहाँ रहूंगी। अगर एक औरत ने पुलिस तक पहुंच भी गई और उसने एक केस भी दाखिल किया, घरेलू हिंसा का केस भी दाखिल किया, तो वो कहाँ रहेगी? उसके बच्चे क्या खाएंगे? वो कहाँ रहेंगे? उनको मतलब जो केस दाखिल करने तक और उसकी लाइफ, जो जब तक आपको वो ऑर्डर मिलेगा तब तक क्या होती है औरत के लाइफ में, वो देख के वो पीछे हट जाती है। और हमारे कानून में एक बिलीफ है कि आप आओ, आपका केस हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन वो केस रजिस्टर करते समय, स्पेशली अगर क्रिमिनल केस रजिस्टर करते हैं, तो जो वक्त लगता है केस फाइल करने से केस का अंतिम जस्टिस मिलने से, वो क्योंकि प्रोसीजर्स ऐसे है, क्योंकि प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, तो जो वक्त लगता है तब तक उसके लाइफ में क्या होगा ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक विक्टिम है, उसने केस रजिस्टर किया है, अभी उसका एविडेंस ही इंपॉर्टेंट है केस में। लेकिन उसका जो लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं वो डर से कि मैं उस बीच में कहाँ जाऊंगी, क्योंकि ना ही शादी के बाद मैं अपने पहले वाले परिवार के पास जा सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे लेने तैयार नहीं रहते हैं, उनके पास जगह नहीं है मेरे लिए, उनके पास उनको नहीं देखना है, क्योंकि उनके हिसाब से मेरी शादी हो गई, अब मुझे मेरे हस्बैंड के यहाँ रहना है। और जब मैं एक केस फाइल करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड के तरफ वो सपोर्ट नहीं करते, और वो कहते हैं कि नहीं, अभी आपने एक केस फाइल किया है, आप सबसे बुरी औरत हो, आप ये घर से निकल जाओ। और उस बीच में जो होता है, उसमें हमें सपोर्ट की जरूरत है, और वहां पे एनजीओज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है वो सपोर्ट दिलाने में। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो वो सपोर्ट दिलाने में उनकी सबसे बड़ी हाथ होती है। लेकिन हमारे पास उनके लिए इतने ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं जो ये सपोर्ट दे सकती हैं, क्योंकि शेल्टर होम्स जो हम बनाते हैं, वो शेल्टर होम्स में रहने के लिए औरत को शर्म आती है। अगर आपने वो शेल्टर होम्स देखे हैं, तो वो किस तरह से चलती है, वो जेल जैसे चलती है। वो वहां पे, अगर आप सोचते हैं कि हमारे कंट्री में धर्म, कास्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप हर औरत को एक ही शेल्टर में रखोगे और वो औरत वो शेल्टर में रहेगी, उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अबव 7 इयर्स बॉय नहीं रह सकते शेल्टर में, तो उसको कहीं और रखते हैं। तो ये सब सिचुएशन में औरत वो चॉइस कैसे करेगी कि मैं वो शेल्टर में रहूंगी? हमें ये
ये सोचना है कि जब औरत घर से, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि आप एक घरेलू हिंसा का केस फाइल करो या आप एक सेक्सुअल वायलेंस का केस फाइल करो, तो वो उस बीच में कहाँ रहेगी? और अगर आप सोचते हैं कि वो शेल्टर में रह सकती है, तो वो नहीं रह सकती है वो शेल्टर में, क्योंकि उसके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं वो शेल्टर में रहने का। तो हमें एक सोच रखना पड़ेगा कि वो शेल्टर्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, उसको घर जैसे कैसे बना सकते हैं, जो अगर जैसे जैसे अलग देशों में शेल्टर्स ऐसे होते हैं वो जो घर जैसे होता है, वो औरत अपनी खाना बना सकती है, वो जगह में अपने बच्चे के साथ रह सकती है, वो इंडिपेंडेंट शेल्टर्स है जहाँ पे वो रह सकती है, और जितना टाइम उसको लगेगा अपने पैरों पे खड़े रहने का, तब तक उसको वो सपोर्ट है। वो आश्वासन कौन देगा? और मुझे लगता है कि ये पब्लिक और एनजीओज और कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जब तक साथ में गवर्नमेंट के साथ नहीं करेगी, तब तक आप सिर्फ लॉ लाके आप वो चेंज नहीं ला सकते। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं खुद लॉ चलाती हूँ घरेलू हिंसा के, मैंने कितने हजारों केसेस चलाए हैं, और मैंने यही देखा है कि औरत केस फाइल भी करेगी तो वो पीछे हट जाती है, क्योंकि वो जो टाइम लगता है वो ऑर्डर मिलने में, अगर वे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के 2005 के एक्ट के बाद भी वो रिलीफ्स के लिए मांगे, तो 4 साल एक मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए अगर लगेंगे, तो ये एक सोच है ना कि आज से 4 साल वो क्या खा रही है, कौन उसको खिला रहे हैं, और कहाँ पे वो रह रही है। लेकिन कोर्ट का भी सही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, उनके अलग अलग केसेस है, बीच में कोविड आ गई तो कोविड के लिए और डिले हो गया है, केसेस फाइल हो रहे वो भी बहुत कम आंकड़ों में, क्योंकि पहले तो औरत डरती है कोर्ट में आना, और जब वो कोर्ट आती है तो जो ड्यूरेशन लगता है उसको वो एक ऑर्डर मिलने तक, वो वहां पे हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि जब तक आदमी उसको मेंटेनेंस नहीं देता है तो वो क्या करेगी उस दौरान। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बहुत आभारी हूं कि वो ये साल एक डोमेस्टिक वायलेंस का उन्होंने दौर चलाए हैं, और वो तरह तरह के स्कीम्स चला रहे हैं ताकि औरत तक वो मदद पहुंचे। लेकिन बहुत सारे इश्यूज है कि लॉ है, लॉ अच्छा है, लॉ उसको हक दिला सकते हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता है उसे हमें बहुत नजदीकी से देखना चाहिए कि कितना वक्त लगता है वो लॉ उसको मिलने तक, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लीगल लॉयर मिलने का क्या तकलीफें हैं उनको, और शेल्टर, ये जो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो कहाँ रहेगी, वो क्या खाएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है जहां पे हमें अभी फोकस रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं सभी जो पीएलसी पैरा लीगल वॉलंटियर्स और टेली टेली वॉलंटियर्स, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जब महिला कॉल करती टेली है लॉ आप, जी ऐसा जी एक स्कीम है दिशा स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, उसका एक प्रोग्राम है टेली लॉ प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग प्री लिटिगेशन एडवाइस देते हैं लोगों को। यस, एंड आई जी थिंक दैट इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव, क्योंकि जब औरत बहुत ही परेशान है तो वो जब कॉल करती है उसे काम डाउन करना एक तरफ, लेकिन उसको अपना हक बताने का कि आपका हक है और आप वो हक कैसे ले सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहां से उसकी हिम्मत बढ़ती है और वहां पे वो स्टेप्स ले सकती है। तो ये जो इनिशिएटिव्स है और डोमेस्टिक वायलेंस का जो आपका फोकस है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। टाइम हैज कम टू स्टॉप domestic violence, to have zero tolerance to domestic violence and sexual violence. So thank you once again.